नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिल्ली के उन भाग्यशाली और शक्तिशाली लोगों से मिलवाएंगे जो सुबह सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और सुप्रीम कोर्ट सारे कामकाज छोड़कर तुरंत उनके मामले पर सुनवाई शुरू कर देता है और दिल्ली के जहांगीरपुरी में अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे बुलडोजर पर रोक लगा देता है। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने जहांगीरपुरी में पब्लिक की जमीन पर अवैध कब्जा करके अपनी दुकानें और मकान बना रखे थे। आज सुबह जब एमसीडी के बुलडोजर वहां पहुंचे तो इन लोगों ने बुलडोजर को रोकने के लिए सड़कों पर बहुत सारी बाधाएं पैदा की और आज एक बार नहीं, सुप्रीम कोर्ट में दो बार इस मामले में सुनवाई हुई और इसे एक खास धर्म से जोड़ दिया गया। आज हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि इस देश में इससे पहले हजारों बार अलग अलग राज्यों में, शहरों में, गांवों में इसी तरह अतिक्रमण पर बुलडोजर चले होंगे, लेकिन इनमें से कितने लोगों को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने अपना सारा काम छोड़कर एक ही दिन में राहत दे दी? और दूसरी बात ये कि पब्लिक की जमीन पर अवैध कब्जा करते समय इन लोगों ने सरकार को कोई नोटिस नहीं दिया था, पब्लिक को कोई नोटिस नहीं दिया था कि हम सरकारी जमीन पर, पब्लिक की जमीन पर अपने मकान बना रहे हैं। तो अब ये लोग बुलडोजर चलाने से पहले नोटिस कैसे मांग सकते हैं? आज पूरे दिन हमारी टीम जहांगीरपुरी में मौजूद रही और हम आपको आज ये बताएंगे कि इस देश में अवैध कब्जा करना कितना आसान है और उस कब्जे को हटाना कितना मुश्किल, और जो सिस्टम इस अवैध कब्जे को होने देता है, बाद में वही सिस्टम जब उसे तोड़ने के लिए जाते हैं तो बुलडोजर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद हम आपको पाकिस्तान की सेना के खिलाफ एक बहुत बड़ा सबूत दिखाएंगे जिससे पूरी दुनिया के सामने यह साबित हो जाएगा एक बार फिर कि पाकिस्तानी सेना के अफसर आतंकवादियों को ट्रेनिंग देकर भारत भेज रहे हैं। हाल ही में कुछ आतंकवादी भारत में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट करने की योजना बना रहे थे। जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो पता चला कि उन्हें ट्रेनिंग देने वाला पाकिस्तानी सेना का वही मेजर था जिसने 2019 में भारतीय सेना के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को पकड़ा था और जब उनकी ये तस्वीरें सामने आई थीं उस समय भी ये मेजर उस तस्वीर में दिखाई दे रहा है। और आखिर में हम आपको प्रेम पर हुई एक नई स्टडी के बारे में बताएंगे जो ये कहती है कि जिस तरह आपके शरीर के लिए भोजन जरूरी है, पानी जरूरी है, व्यायाम जरूरी है, विटामिन जरूरी है, उसी तरह आपके शरीर के लिए प्रेम भी जरूरी है। यानी प्रेम सिर्फ मस्तिष्क के लिए नहीं बल्कि शरीर के लिए भी आवश्यक है। जो लोग अकेले रहते हैं और जिन लोगों के जीवन में प्रेम नहीं है, उनके मुकाबले ऐसे लोग कहीं ज्यादा स्वस्थ रहते हैं और लंबा जीते हैं जिनके जीवन में प्रेम है। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के दिन जिस जगह पर हिंसा हुई थी, आज वहीं से अवैध निर्माण के खिलाफ एमसीडी की कार्रवाई शुरू हुई। सुबह करीब 9:30 बजे बुलडोजर की मदद से नाले और सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण गिराए जाने लगे। जैसे ही कार्रवाई तेज हुई, अतिक्रमण करने वाले कुछ लोग इसे खास समुदाय को निशाना बनाकर उठाया गया कदम बताने लगे। हालांकि कुछ ने अपनी गलती भी मानी। निशाना क्या है, ये तो एमसीडी के अंडर में तोड़ फोड़ है, ये तो एमसीडी की ये तो यहाँ पे होती रहती है, लेकिन ये वाली फर्स्ट टाइम हुई है तोड़ फोड़ जो बिगेन नोटिस के इन्होंने गेट वगैरह ये सब तोड़ दिया है। एमसीडी का बुलडोजर चला तो जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट से इस पर रोक लगाने की गुहार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने भी अगले आदेश तक हालात जस के तस बनाए रखने के आदेश दे दिए। चूंकि निगम तक ये आदेश नहीं पहुंचा था, इसीलिए कार्रवाई जारी रही। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी लेकर सीपीएम नेता बृंदा करात मौके पर पहुंच गई। जहांगीरपुरी के निवासियों से मेरा यही अपील है, सब शांति बनाए रखे, सद्भाव बनाए रखे। बुलडोजर रुक गया है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक। इस बीच याचिकाकर्ता भी इस मामले को लेकर दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। इसके बाद सीजेआई एनवी रमन्ना ने रजिस्ट्रार को नॉर्थ एमसीडी के मेयर और पुलिस कमिश्नर तक फौरन उनका आदेश पहुंचाने का निर्देश दिया ताकि बुलडोजर को रोका जा सके। दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलने पर सियासी तकरार बढ़ गई। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज जहांगीरपुरी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी की चुप्पी पर सवाल उठाए। सुनिए, आप पार्टी इन तमाम लोगों को कह रही रोहिंग्या बांग्लादेशी, अरविंद केजरीवाल के घर पे हमला हुआ, प्रोटेस्ट हुआ तो बड़ा आसमान सर पे उठा लिया। सिसोदिया ने एक लड़के का कत्ल हुआ, मर्डर हुआ तो उसको जेएसआर नारा का वादा दे दिया।
आपने वादा किया था रेगुलराइज करने का, तो आज वो खुद इन लोगों को कह रहे हैं कि बांग्लादेशी रोहिंग्या है। मैं इसका कंडेम करता हूँ। ओवैसी ने कहा कि भले ही उनको आज जामा मस्जिद जाने की इजाजत नहीं मिली, लेकिन वो कल फिर जाएंगे। आपको मना कर दी जाने के लिए आगे? हाँ, आगे मना कर दिया। अभी जो आए देखने, कल फिर देखेंगे क्या कर रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ओवैसी को हर कार्रवाई में हिंदू मुसलमान दिखता है। ओवैसी जैसे लोग को तो हर चीज में हिंदू और मुसलमान आता है। उधर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर दंगा कराने का आरोप मढ़ दिया। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में इतने रोहिंग्या बांग्लादेशी यहाँ बसाए हैं, आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि फिर अगले दंगे कहाँ होने वाले हैं। जहांगीरपुरी हिंसा के आरोपियों पर दिल्ली पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। हिंसा के मुख्य आरोपी अंसार की क्राइम कुंडली खंगालने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर के हल्दिया पहुंची। हल्दिया में ही आरोपी अंसारी की नानी का घर है। उनका बर्ताव तो बिल्कुल सीधा साधा इधर ही था। अब दिल्ली में तो वो शहर है, थोड़ा तू मैं तो हो ही जाता होगा, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उसका बर्ताव बहुत ही अच्छा है। अंसार की नानी के घर पहुंची पुलिस टीम जी मीडिया के सवालों से बचती नजर आई। मैं नहीं बता पाऊंगा, ये एक मेरे डिपार्टमेंट का मैटर है, मैं नहीं बता पाऊंगा, मेरे सीनियर ऑफिसर्स ही बता पाएंगे। अंसार के अलावा जहांगीरपुरी हिंसा के कुछ और आरोपी भी पश्चिम बंगाल के ही रहने वाले हैं। ऐसे में क्राइम ब्रांच की टीम उनके बारे में भी जानकारी जुटाएगी। यूपी और पंजाब समेत 5 राज्यों में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी में मंथन का दौर जारी है। कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए पार्टी नेताओं की बैठक लगातार तीसरे दिन भी जारी रही। सोनिया गांधी के नेतृत्व में हुई इस बैठक में संगठन में बदलाव और सुधार लाने पर चर्चा हुई। इस बैठक में कांग्रेस के बड़े नेताओं के अलावा चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी मौजूद रहे। संगठन कैसे मजबूत हो, चुनाव के लिए बेहतरीन तैयारी कैसे हो, प्रांतीय और 2024 के चुनाव और बेहतरीन तरीके से कैसे लड़े जाएं, लोगों की पीड़ा को कांग्रेस और बेहतरीन तरीके से कैसे उजागर करे। बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। बैठक के बाद रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि दोनों मुख्यमंत्रियों को पार्टी और सरकार चलाने का अच्छा खासा अनुभव है, इसीलिए उन्हें बैठक में बुलाया गया था ताकि उनके अनुभव का इस्तेमाल दूसरे राज्यों में कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने के लिए किया जा सके। सुरजेवाला ने ये भी कहा कि अगले 24 से 48 घंटों में संगठन से जुड़े कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सिख गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के मौके पर लाल किले से देश को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे। इस मौके पर 400 बच्चे शबद कीर्तन करेंगे। मोदी जी हैं, इनसे पहले कभी भी ना कभी लाल किले से कभी किसी ने बात की है और ना ही कभी किसी ने ऐसे प्रोग्राम किया, ऐसे कीर्तन समागम किए हैं। कार्यक्रम में लाइट एंड लेजर शो के अलावा 400 रागियों की भागीदारी भी होगी। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय इसका आयोजन दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग से कर रहा है। पाकिस्तान में सरकार बदलते ही एक बार फिर भारत के खिलाफ साजिश शुरू हो गई है। खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक पीओके में एक बार फिर टेरर कैंप एक्टिव हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में कई आतंकी कैंपों को सक्रिय कर दिया गया है। आज हम आपको दिल्ली के उन भाग्यशाली और शक्तिशाली लोगों से मिलवाएंगे जो सुबह सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और सुप्रीम कोर्ट सारे काम छोड़कर तुरंत उसी समय उनके मामले पर सुनवाई शुरू कर देता है और दिल्ली के जहांगीरपुरी में अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे बुलडोजर पर रोक लगा देता है। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने जहांगीरपुरी में पब्लिक की जमीन पर अवैध कब्जा करके अपनी दुकानें बना रखी थीं, अपने मकान बना रखे थे और उन्हें फ्री की जमीन समझ लिया था। आज सुबह जब एमसीडी के बुलडोजर वहां पहुंचे तो इन लोगों ने बुलडोजर को रोकने के लिए सड़कों पर बहुत सारी बाधाएं पैदा की और आज एक बार नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट में 2 बार इस मामले में सुनवाई हुई। अब आप समझ सकते हैं कि यह मामला कितना गंभीर रहा होगा और कितना महत्वपूर्ण रहा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कार्रवाई को एक खास धर्म से जोड़ दिया गया। यहां पर भी धर्म का एंगल आ गया। आज हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि इस देश में आज से पहले हजारों बार बुलडोजर चले होंगे अवैध कब्जे पर, अतिक्रमण पर। भारत के बहुत शहरों में चले होंगे, गांवों में चले होंगे, आपने भी देखा होगा। लेकिन इनमें से कितने लोगों को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने अपना सारा काम छोड़कर एक ही दिन में उनकी सुनवाई की
और तुरंत उस पर राहत भी दे दी, यानी स्टे भी लगा दिया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज दोपहर 1:15 बजे नगर निगम के अतिक्रमण के खिलाफ इस कार्रवाई को रोक दिया गया था और तब से लेकर अब तक इस इलाके में लगातार तनाव बना हुआ है। आज हमारी टीम दिन भर जहांगीरपुरी के इसी इलाके में मौजूद थी और इस दौरान हमें पता चला कि जब दोपहर 2 बजे के आसपास एमसीडी की टीम और बुलडोजर इस इलाके से वापस लौटे तो यहां रहने वाले लोगों द्वारा इस कार्रवाई का विरोध किया गया और इन लोगों ने शाम के आसपास अपनी गलियों के गेट्स बंद कर दिए और अब हर गेट पर वहां के जो लोकल लोग हैं वो खड़े होकर पहरा दे रहे हैं ताकि वहां कोई अंदर ना घुस सके। यानी हमारे ही देश में एक और छोटा सा देश पैदा हो गया है, दिल्ली के अंदर एक और छोटा सा शहर पैदा हो गया है जहां कोई ना जा सकता है ना आ सकता है। हालांकि लोगों के गुस्से और तनाव को देखते हुए पुलिस ने उस सड़क को ही सील कर दिया है जहां अवैध कब्जे को नगर निगम द्वारा हटाया गया था। इसके अलावा जिन अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाया गया उनका मलबा अब भी वहीं पड़ा हुआ है और मीडिया को भी अब इस इलाके में जाने से रोक दिया गया है, मीडिया भी नहीं जा सकता। तो आज ये जो पूरा घटनाक्रम है इसे आप जहांगीरपुरी का घटनाक्रम मत समझिए, इसका असर बहुत दूरगामी होगा, इसका असर पूरे देश पर पड़ेगा और आज जो कुछ हुआ है ये एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा। इससे पहले उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने सुबह 10:30 बजे अतिक्रमण के खिलाफ ये कार्रवाई आज शुरू की थी जिसमें दंगों के किसी भी आरोपी के घर को नहीं गिराया गया। यहां ये बात नोट करने वाली है, दंगों के जो आरोपी हैं उनमें से किसी के घर को नहीं गिराया गया, क्योंकि आज आपके पास जानकारियां बहुत आई होंगी, उनमें से ज्यादातर जानकारियां गलत हैं, फेक हैं। तो पहली जानकारी जो सही है वो ये है कि इन दंगों के किसी भी आरोपी के घर को नहीं गिराया गया, बल्कि ये कार्रवाई नगर निगम ने उन लोगों पर की जिन्होंने जनता की जमीन पर, सरकार की जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ था। असल में इस इलाके में एक नाला है और उस नाले की जमीन पर लोगों ने अपनी दुकानें और झुग्गियां बना ली थी। इसके अलावा जिस मस्जिद के बाहर 16 अप्रैल को दंगे हुए थे उस मस्जिद का एक गेट भी इसी नाले की जमीन पर बना हुआ है, यह भी अवैध कब्जा है और मस्जिद के इस गेट को जो कि नाले की जमीन पर बना हुआ था, जो कि अवैध कब्जा किया हुआ था, उसे नगर निगम की टीम ने आज गिरा दिया। सोचिए इसमें नगर निगम ने क्या गलत किया। यह जमीन नगर निगम की थी, यानी सरकार की थी और एक तरीके से समझ लीजिए जनता की थी और इन लोगों ने उस सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ था। लेकिन जब एमसीडी के अधिकारी बुलडोजर लेकर इस अतिक्रमण को हटाने के लिए पहुंचे तो इन लोगों का यह कहना था कि उन्हें इस कार्रवाई से पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया। सबने बड़े सीना चौड़ा करके सरकारी अधिकारियों से पूछा कि नोटिस कहां है, आपने हमें अभी तक नोटिस क्यों नहीं दिया, पहले आप हमें नोटिस देंगे उसके बाद हम खाली करेंगे। ये कितना बड़ा मजाक है कि जिन लोगों ने जमीन पर कब्जा करने से पहले सरकार को कभी कोई नोटिस नहीं दिया, एमसीडी को कभी कोई नोटिस नहीं दिया, आज इन्हें सोचना चाहिए कि जब ये जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे थे तब क्या इन्होंने सरकार को नोटिस दिया था कि हम सरकारी जमीन को कब्जा रहे हैं? क्या कभी इन्होंने एमसीडी को, देश की जनता को नोटिस दिया था कि हम जनता की जमीन को हड़प रहे हैं? तब कोई नोटिस नहीं दिया। लेकिन जब उस अतिक्रमण को हटाने की बारी आई तो ये लोग चाहते हैं कि कब्जा हटाने से पहले इन्हें बाकायदा एक नोटिस दिया जाए। और आप जानते हैं अगर नोटिस दिया जाता तो ये क्या करते, ये अदालत में जाते, अदालत से स्टे ले लेते, मामला लंबा चलता चला जाता, वर्षों तक ये मामला चलता, पहले लोअर कोर्ट में जाता, फिर सेशन कोर्ट में जाता, फिर हाई कोर्ट में जाता, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता। हमारे जीवन काल में यह अतिक्रमण कभी नहीं हटता। ये चाहते थे ये लोग, हालांकि आज भी वैसा ही हुआ, लेकिन फर्क बस इतना है कि आज इन्हें बहुत जल्दबाजी में सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। तो इससे यह पता चलता है कि हमारे देश में सरकारी जमीन पर अवैध का कब्जा करना कितना आसान है, लेकिन उस कब्जे को हटाना कितना मुश्किल काम है, क्योंकि हमारा अपना ही सिस्टम उस कब्जे को हटाने के बीच में आकर खड़ा हो जाता है। पहले हमारा सिस्टम इस सारे अवैध कब्जे को होने देता है, चुपचाप देखता रहता है, फिर जब इसे हटाने की बारी आती है तो वही सिस्टम बीच में आ जाता है। यह वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने आदेश दिया था दिल्ली में कि सारे अतिक्रमण जहां जहां भी हैं दिल्ली में सबको हटा दिया जाए। आज वही सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि इस अतिक्रमण को छोड़ दिया जाए, क्योंकि इसे एक धर्म से जोड़ दिया गया है, खास धर्म से, माइनॉरिटी से,
अल्पसंख्यकों से जोड़ दिया गया है और अब इस पर राजनीति भी हो रही है और ये राजनीति जो है ये धर्म की राजनीति है। करे कोई भरे कोई कुछ करके गया, भर रहे हैं हम गरीब रेडी पटरी वाले भर रहे हैं, उसकी भरपाई हम रेडी पटरी वाले कर रहे हैं। यानी हमारी रेडी पटरी तोड़ा जा रहा है, हमारे रेडी तोड़े गए, गरीब भर रहे हैं, गरीब पीस रहे हैं। इसमें पहले बताता तो मेरा इतना नुकसान नहीं होता। हमारा तो 4 चक्के की रेडी थी और 4 चक्के की रेडी ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। एमसीडी ने महीना 6 महीना 2 महीना 2 साल पे कितने बार आए हैं, इससे ज़्यादा तांडव करके गए हैं। रेडी पटरी को हम लोग दायां बायां कर देते थे, आज तो सूचना भी नहीं दिया। निशाना क्या है, ये तो एमसीडी के अंडर में तोड़ फोड़ है, ये तो एमसीडी की ये तो यहाँ पे होती रहती है, लेकिन ये वाली फर्स्ट टाइम हुई है तोड़ फोड़ जो बिगेन नोटिस के इन्होंने गेट वगैरह ये सब तोड़ दिया है। नोटिस देके तोड़ फोड़ इनको करनी चाहिए। कागज दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई देखने को तैयार नहीं है। बुलडोजर सीधे एक थे दूसरे जो छोटे अफसर थे वो कह रहे हमारे अफसर ने बोला है, हम अपने अफसर की बात मानेंगे। हम मैं कह रहा हूँ कागज देख लीजिए, अगर कागज नहीं है लीगल तो फिर तोड़िए, लेकिन कोई कागज देखने को तैयार नहीं हुआ। शुरू से तो पुलिस वाले भी है, नेता सब है। पहले नहीं दिख रहे थे दुकान, अब दिख रहे सड़क पे दुकान, अब दिख रहे। आप बताइए ना, इतना दिन से है तब नहीं दिख रहे थे दुकान। कहाँ समय दिया हमें तो ऊपर चढ़ा दिया, कुंडी लगा दिया सारा थोड़ा। अच्छा, कुंडी बाहर से लगा दी, किसने लगाया था बाहर से? पुलिस वाले ने लगा दिया। बदले की राजनीति की कार्रवाई कर रहे हैं, बदले की भावना से मुसलमान कौम है यहाँ पर, इसलिए इनको टारगेट किया जा रहा है। इसी वजह से चलाया जा रहा है और कुछ नहीं। ये चीज पहले होती तो हम लोगों को समझ भी आता कि चलो पहले से इन्होंने कर रखा है। ये इस मुद्दे के बाद क्यों उठी ये चीजें, पहले क्यों नहीं उठी? कितना बुरा किया इन्होंने बेकसूर, और बिल्कुल जो गरीब कारोबार यहाँ पे कर रहे हैं बैठ के उनका कारोबार छीन लिया इन्होंने। इसके लिए अल्टीमेटम दिया जाता है, 2 दिन पहले या कुछ दिन पहले नोटिस दिया जाता है, कुछ नहीं हुआ। सुबह आए 9:30 बजे बुलडोजर स्टार्ट कर दिया। सर इसके लिए पहले से थोड़ा सा मोहलत देते इंसान को कि ये हम हटवाते या कुछ करते कुछ। अभी स्टे भी लग गया, स्टे के बाद ही तोड़ा है। स्टे आने के बाद भी क्यों? क्योंकि नाक पे बात आ गई थी सर, इसलिए। पहले इन्फॉर्मेशन दी जाती तो हम लोग अपना ही शेड हटा लेते। इसमें कोई इलीगल वर्क नहीं था, शेड इसलिए लगाया था ताकि लोग आके आप जैसे लोग बैठे। यहाँ सुबह से पुलिस जब से आई है मेरे शेड के नीचे बैठ के खाना खा रही थी और यहाँ कोई इलीगल वर्क नहीं हो रहा था। शेड ऊपर इसलिए लगाया था ताकि आम जनता आकर के बैठ के अपने काम कर सके। सरकार को कम से कम अल्टीमेटली नोटिस देना चाहिए था। 1 घंटे, चलो 1 दिन नहीं तो 1 घंटे का बोलते, हटा लो ये सामान हटाते ताकि आपके नुकसान ना हो। ये गलत है सर। झांगिरी पूरी घूम लिए आप, पूरी झांगिरी पूरी घूम लिए, हर जगह गलत लोग रोजी रोटी के लिए आगे आगे बैठे हुए हैं। आपने सिर्फ लोग को टारगेट किया है, मुसलमानी एरिया है। हमने नहीं तोड़ा का गेट किस तरीके से उस एरिया की जो आए हैं तोड़ते हुए कितनी तेजी के साथ, सुप्रीम कोर्ट का नोटिस है, उसके बाद भी कितनी तेजी के साथ तोड़ा गया है। किसी का घर टूटते हुए देखना, किसी की रोजी रोटी का इस तरह छिन जाना, किसी की दुकान का इस तरह तोड़ दिया जाना, ये देखना किसी को अच्छा नहीं लगता। हमें भी अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन बड़ी बात यह है और कड़वा सच ये है कि ये सब कुछ अवैध रूप से चल रहा था। और कड़वा सच ये है कि आज ये सारे लोग नोटिस की मांग तो कर रहे हैं कि हमें पहले बताया नहीं गया, लेकिन इनसे आज ये पूछना चाहिए कि जब ये अवैध कब्जा कर रहे थे तब क्या इन्होंने किसी को बताया था? तब क्या इन्होंने किसी को नोटिस दिया था? कानों कान किसी को खबर नहीं हुई और ये जो ज़मीनें हैं, जो सरकार की ज़मीन थी, एक तरीके से जो जनता की ज़मीन थी, वो इनके कब्जे में आती चली गई। और अगर आज आप जहांगीरपुरी जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जहांगीरपुरी का ज़्यादातर इलाका इसी तरह अवैध कब्जे में जा चुका है। और जिस तरह से जो जहाँ सड़कें होनी चाहिए थी, जहाँ पार्क होने चाहिए थे, जहाँ स्कूल होने चाहिए थे, वहाँ कुछ नहीं बचा। अब ये मामला आज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। क्योंकि हम आपको कई दिनों से बता रहे हैं ये जो जगह है ये सुप्रीम कोर्ट से 22 किलोमीटर दूर है और सुप्रीम कोर्ट ने कल तक इस मामले में भी किसी भी तरह की कार्रवाई करने से एमसीडी को रोक दिया है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। हालांकि ये बात जानकर आपको और भी हैरानी होगी कि आज सुबह सुप्रीम कोर्ट खुलते ही वहां सबसे पहले यही मामला सुना गया। यानी जैसे ही कोर्ट खुला, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने सबसे पहले जहांगीरपुरी के इसी मामले में सुनवाई की। वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे और कपिल सिब्बल ने
मुख्य न्यायाधीश से मांग की कि वो नगर निगम को जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने से रोक दें और इस मांग को अदालत ने तत्काल रूप से मान भी लिया और कहा कि कोर्ट इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देती है और कल इस केस की फिर से सुनवाई होगी। इससे पहले भी हमारे देश में हजारों बार बुलडोजर से अलग अलग जगहों पर, शहरों में, गांवों में इसी तरह अतिक्रमण को हटाया गया है, लेकिन इन मामलों में कभी भी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने अपने सारे काम छोड़कर लोगों को तुरंत राहत नहीं दी। आप भी हर रोज देखते होंगे, इस देश के बहुत सारे लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, हाई कोर्ट पहुंचते हैं। किसी का इम्तिहान कहीं फंसा हुआ है, किसी को परीक्षा देने की इजाजत नहीं दी जा रही, किसी को और कोई समस्या है, लेकिन ये अदालतें क्या कहती हैं? पहले निचली अदालत में जाइए और फिर हमारे पास आइए, या फिर कहती हैं कि इंतजार कीजिए अपनी बारी का, हम अगले हफ्ते आपको सुनेंगे, अगले महीने आपको सुनेंगे, क्योंकि लंबी वेटिंग लिस्ट है हर अदालत में। इसलिए आज आप दिल्ली के इन लोगों को बहुत भाग्यशाली कह सकते हैं और शक्तिशाली भी मान सकते हैं। बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में भी इस कार्रवाई को रोकने के पीछे यह दलील दी गई कि नगर निगम ने इसके लिए पहले से लोगों को कोई नोटिस नहीं दिया था, जबकि नगर निगम का कहना है कि एमसीडी एक्ट 1957 के तहत उसे अतिक्रमण के ऐसे मामलों में नोटिस जारी करने की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन इसके बावजूद वहां रहने वाले सभी लोग यही कह रहे हैं कि एमसीडी ने इन लोगों को नोटिस क्यों नहीं दिया। हमारा सवाल आज ये है, क्या इन लोगों ने पब्लिक की जमीन पर कब्जा करने से पहले सरकार को नोटिस दिया था या एमसीडी को कोई नोटिस दिया था? हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बावजूद आज दिल्ली के जहांगीरपुरी में 2 किलोमीटर के इलाके में कई दुकानों, उनके छज्जों और दीवारों को गिरा दिया गया, क्योंकि नगर निगम का यह कहना था कि उसे तब तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी नहीं मिली थी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई की, तुरंत पहला मामला यही लिया, उसके बाद स्टे लगा दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के स्टे लगाने के बाद भी ये बुलडोजर चलते रहे, बुलडोजर रुके नहीं। और एमसीडी के अधिकारियों ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे जरूर लगा दिया होगा, आदेश दे दिया होगा कल तक के लिए, लेकिन ये सब कुछ तो सोशल मीडिया पर चल रहा है, ट्विटर पर आ रहा है, फेसबुक पर आ रहा है या टीवी पर आ रहा है। हम ये सब नहीं मानते। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश पहुंचेगा हम तो तभी रुकेंगे। इसके बाद ये मामला आज दोपहर 12:15 बजे के आसपास फिर से कोर्ट में उठाया गया और अदालत में ये बताया गया कि नगर निगम उसके आदेशों का पालन नहीं कर रहा। अब नगर निगम ये कह रहा है कि हमारे पास तो आदेश की कॉपी आई ही नहीं, जब आएगी तो हम रोक देंगे। इस पर मुख्य न्यायाधीश की तरफ से चिंता जताई गई और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को कहा गया कि वो तुरंत अदालत के इस आदेश की जानकारी दिल्ली पुलिस के कमिश्नर, नगर निगम और उत्तरी नगर निगम के मेयर को तुरंत दें और अभी के अभी उनको मेल करें। और इसके बाद आखिरकार जब ये मेल कर दिया गया, ये आदेश वहां पहुंचा, तब जाकर ये कार्रवाई रुकी। यानी आज दोपहर में 10:30 से 1 बजे के अंदर अंदर इस मामले की 2 बार सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि इस दौरान 3 चीजें ऐसी हुई हैं जिस पर आज आप सबको ध्यान देना चाहिए, बेशक से आप दिल्ली में रहते हैं, बंबई में रहते हैं, कलकत्ता में रहते हैं और किसी जगह पर रहते हैं। पहली बात ये कि लेफ्ट पार्टी जो है, कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीएम की नेता बृंदा कारत आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी लेकर खुद जहांगीरपुरी पहुंच गई और उन्होंने अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला रहे कर्मचारियों को, सरकारी कर्मचारियों को यह आदेश दिखाकर इस कार्रवाई को रोकने की कोशिश की। यानी बृंदा कारत ने अतिक्रमण के खिलाफ इस कार्रवाई को रोकने के लिए पूरा जोर लगा दिया। और यह भी शायद हमारे देश में पहली बार हुआ है जब किसी बड़ी पार्टी का एक बड़ा नेता खुद बुलडोजर के सामने आकर खड़ा हो जाए आदेश लेकर। दूसरी बात, आज जब पुलिस और नगर निगम की टीम इस इलाके में अतिक्रमण को हटाने के लिए पहुंची तो इस इलाके के लोगों ने कबाड़ इकट्ठा करके वहां की सड़कों को ब्लॉक कर दिया ताकि नगर निगम के कर्मचारी और उनके बुलडोजर वहां पर प्रवेश न कर सके। यानी ये एक ऐसा इलाका है जहां पर बहुत सारे कबाड़ी हैं और उनके पास इतना कबाड़ का सामान इकट्ठा होता है जो उन्होंने सड़कों पर रखा होता है, ये भी अतिक्रमण है। आज उन्होंने ये सारा सामान उन जगहों पर डाल दिया जहां से बुलडोजर्स को गुजरना था ताकि बुलडोजर वहां पहुंच ना सके। तो बहुत सारे लोग यहां कबाड़ का व्यापार करते हैं और उन्होंने अपना सारा सामान यहां इस तरह डालकर सड़क को ब्लॉक कर दिया, लेकिन ये लोग नाकाम रहे, बुलडोजर तो तब भी चला। और तीसरी बात, इस कार्रवाई में अब धर्म को देखकर कार्रवाई हो रही है। ऐसे
आरोप लग रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यहां पर धर्म को देखकर अवैध कब्जा नहीं हटाया गया। जिन जिन लोगों ने नगर निगम की जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ था उन सभी पर कार्रवाई हुई है। इनमें एक जूस की दुकान भी थी जो एक हिंदू की थी, लेकिन क्योंकि यह दुकान पब्लिक की जमीन पर अवैध कब्जा करके बनी थी इसलिए उस पर भी बुलडोजर चला। इसलिए जो लोग ये कह रहे हैं कि ये कार्रवाई किसी एक धर्म विशेष के खिलाफ हुई है, उन्हें आज हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए, जिसमें आपको समझ में आएगा कि हिंदुओं की दुकानें और मकान भी गिरे हैं, मुसलमानों के भी गिरे हैं, और यहाँ पर जो क्राइटेरिया था वो ये था कि अवैध कब्जे को हटाना है, चाहे वो किसी भी धर्म के व्यक्ति का हो, और वही हुआ। आज हमारी टीम दिन भर इस इलाके में थी और दिन भर हमने क्या देखा आप भी देखिए। अवैध निर्माण था उसे तोड़ा जा रहा है। बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। लगातार जितना भी ये आप ये देख सकते हैं कि अवैध निर्माण है उसे तोड़ा जा रहा है। दो बुलडोजर यहाँ पर जो है वो जो अवैध निर्माण है उसे गिराने की कार्रवाई में लगे हुए हैं। जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक में उस सभी अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई चल रही है। पहले तो सड़क पर दुकान बना दी गई, उसके बाद पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया, और अब जब इस कार्रवाई को हटाया जा रहा है तो इस पर उसको भी धार्मिक चश्मे से देखा जा रहा है, उस पर भी आरोप लगाया जा रहा है कि देखिए क्योंकि हम एक धर्म के इसलिए यहाँ पर कार्रवाई हुई। तस्वीर आप देखिए कि बीचों बीच सड़क पर यहाँ पर दुकानें थी। भी जानकारी नहीं दी इस बार, कोई कुछ नहीं दिया। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने क्या मतलब समय मांगा था कि आप लोग हमको समय तो हटाएंगे? कहाँ समय दिया? एमसीडी की गाड़ियां हैं, इन एमसीडी की गाड़ियों के अंदर अब डाला जा रहा है इस पूरे मलबे को, ताकि जो पूरी सड़क है पूरी सड़क साफ हो पाए। इसके अलावा आज जिस तरह से दिल्ली में यहाँ पे जहांगीरपुरी में विशेष इंक्रोचमेंट हटाओ ड्राइव यहाँ पर चल रही थी, यहाँ पर जितना विशेष कब्जा हटाओ ड्राइव चल रहा था, तो उसकी वजह से ये जो किनारे की जो यहाँ पर दुकानें थी जो कि सरकारी संपत्ति को बनी गई थी उनको हटाया गया था। यहाँ की एक बार हम लोग तस्वीर दिखाएं दाहिने ओर की, तो ये कुशल चौक का ये वही इलाका है जहाँ पर आपको वाली तस्वीरें दिखाई गई थी जहाँ पर लोग तलवारें चला रहे थे। तो ये आप देख सकते हैं ये वही जगह है जहाँ पर तलवारें चलाई गई थी। तो इस जगह पर भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो यहाँ पर दुकान थी उसका जितना भी अवैध हिस्सा था उसको इसी जेसीबी मशीन के साथ हटा दिया गया है, और अब इसके मलबे को आगे से हटाने की कार्रवाई अभी कुछ देर में एमसीडी शुरू करेगी। लेफ्ट हैंड साइड में जो आप तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ पर से दुकानें हटाए गए, जो बोर्ड थे उसे हटाया गया था। उसके बाद ये जो दूसरा एक जूस की दुकान था इसे तोड़ा गया, और तीसरा जो बुलडोजर आप ये देख रहे हैं यहाँ पर जो सड़क पर यहाँ पर कबाड़ इकट्ठा किए गए थे उसे हटाने का काम चल रहा है। ये दुकान थी तकरीबन उनके मुताबिक 15-20 साल पुरानी दुकान थी, जिसको आज जिस तरह से अवैध इंक्रोचमेंट को जिस तरह से हटाया गया था जहांगीरपुरी से, तो कुशल चौक पे इनकी दुकान थी जिसको आज एमसीडी की उत्तरी एमसीडी की कार्रवाई में आज यहाँ पर ध्वस्त करा गया है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी।
हनुमान जयंती के दिन जो शोभा यात्रा निकाली गई थी, उस शोभा यात्रा पर हमला इसी धार्मिक स्थल के ऊपर से करा गया था, छतों से करा गया था। शुरुआत यहीं से हुई थी। अब आप देखिए कि आज जो यहाँ पर उत्तर दिल्ली महापालिका का, नगर निगम का जो इंक्रोचमेंट ड्राइव आज चल रही है, कि जो इंक्रोचमेंट को हटाया जा रहा है, महाअभियान चल रहा है, उसमें अब इस धार्मिक स्थल के बाहर की भी जो दुकानें हैं उनको लगातार हटाया जा रहा है। उन्होंने जो अवैध कब्जा कर रखा था उसको हटाया जा रहा है। क्योंकि अब आपको दिखाते हैं कि इसको हटाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। एक तस्वीर आपको ये भी दिखाते हैं, क्योंकि दर्शकों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ये अवैध कब्जा था। ये आप देखिए, इस सड़क है धार्मिक स्थल से पहले की, ये आप देखिए लंबी सी सड़क है, लंबी सड़क है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि सड़क काफ़ी लंबी है। अब ये करीब यहाँ पर ये तकरीबन अंदाज़न देखें तो 6 फीट का ये जो एरिया है, इस एरिया को इंक्रोच कर लिया गया था, जो धार्मिक स्थल के बाहर का एरिया। ये आप देखिए धार्मिक स्थल के बाहर का 6 फीट का एरिया था जिसको इंक्रोच करा गया था। उसी एरिया को आज हटाया है। यहाँ पर नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही थी, जो महाअभियान चल रहा था कब्जा हटाओ, उसमें भारत शायद दुनिया का अकेला ऐसा देश होगा जहां सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने के लिए भी प्रशासन जिम्मेदार होता है, और जब इसी सरकारी जमीन से अतिक्रमण को हटाया जाता है तब भी प्रशासन ही जिम्मेदार होता है। और इस सब का कारण है हमारे देश की राजनीति। इतने वर्षों में अलग अलग सरकारों, नगर निगम के अधिकारियों और स्थानीय नेताओं ने अपने वोट बैंक के चक्कर में सरकारी जमीन पर यह सारा अतिक्रमण बड़ी आसानी से होने दिया। हमारे देश के नेताओं ने सोचा कि जो लोग अतिक्रमण कर रहे हैं वही उन्हें पोलिंग बूथ पर आकर वोट भी देते हैं, इसलिए उन्होंने कभी भी इसका विरोध नहीं किया। अफसरों को भी कह दिया कि जो हो रहा है होने दो। लेकिन आज जब इस अवैध कब्जे को हटाने की कोशिश हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर रोक लगा दी और लोगों ने सड़कें बंद करके वहां बुलडोजर को आने से रोक दिया। यानी हमारे देश में अगर कानून के तहत कोई काम किया जाता है तो उसका भी विरोध होता है। और आज जो लोग इस कार्रवाई के विरोध में शोर मचा रहे हैं, ये भी वही लोग हैं जो अक्सर अपने देश में कमियां निकालते रहते हैं और ये कहते हैं कि यहाँ पर सड़कें अच्छी नहीं हैं, ट्रैफिक जाम लगे रहते हैं, सड़कों और फुटपाथों पर लोगों ने कब्जे कर लिए हैं और तमाम सुविधाएं भी नहीं हैं, भारत तो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। लेकिन जब इन खामियों को दूर करने की कोशिश होती है तो यही लोग इसका विरोध करने लगते हैं। यही सुप्रीम कोर्ट और यही अदालतें पहले ये कहती हैं कि पूरे शहर से अतिक्रमण को हटा दीजिए चाहे कुछ भी हो जाए, और एक डेडलाइन भी सेट कर देती हैं, और फिर बाद में जब उसे हटाया जाता है तो यही अदालतें उस पर स्टे भी लगा देती हैं। और फिर हमारे देश में इस पूरी कार्रवाई को एक अलग दिशा में ले जाया जाता है और वो दिशा है धर्म की दिशा। वरना आप खुद सोचिए, अतिक्रमण को कहीं से भी हटाना गैर कानूनी कैसे हो सकता है? एक गैर कानूनी चीज को कानूनी तरीके से हटाना गैर कानूनी कैसे हो सकता है? इस समय हमारे देश के विपक्षी नेता और मीडिया का एक वर्ग इस कार्रवाई को सांप्रदायिक बताकर इसका विरोध कर रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है वो आप आज इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। अब जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये इसी इलाके जहांगीरपुरी के एक सरकारी स्कूल की हैं, जहां स्कूलों की दीवारों पर कबाड़ इकट्ठा करके यहां के लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है और इसी वजह से बच्चों को स्कूल आने जाने में बहुत मुश्किल होती थी। लेकिन आज जब ये अतिक्रमण हटाया गया तो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे और उनके माता पिता काफी खुश थे। आप भी देखिए।
आपको एक तस्वीर में दिखाना चाहूंगा कि लोगों ने जो सड़क का जो पूरा वो कूड़ा था उसको गलियों में इकट्ठा कर लिया है और दरवाजे को बंद कर दिया है। तो उसके बाहर आप देखिए कि पैरामिलिट्री और पुलिस की टीमें भी बाहर तैनात हैं। तो ये आसान रहने नहीं वाला एमसीडी के कर्मचारियों के लिए कि वो हटाएं इस पूरे कबाड़ का जो ये पूरा अतिक्रमण जो यहाँ पर था उसको हटाना बहुत आसान रहने नहीं वाला है, क्योंकि पूरी गली में जो है लोगों ने इकट्ठा कर लिया है। सड़क पर जो कूड़ा इकट्ठा था उसको गलियों में रख लिया है, जो अतिक्रमण का हिस्सा था उसको गलियों में रख लिया। और यही हाल है, इसी वजह से आप देखिए पैरामिलिट्री की जो टीमें हैं वो छतों पर तैनात हैं, वो ताकि पूरे मामले पर जो है नजर रखा जा सके और इसी को ध्यान में रखते हुए कि शांति जो है पूरे इलाके में जो है वो बनी रहे। लगातार जो लोग सड़कों पर आ रहे हैं, पुलिस भी लोगों से अपील कर रही है कि वो अपने घरों में जाएं, भीड़ ना लगाएं एक जगह पर। लेकिन जो हम तस्वीरें देख रहे हैं कि सड़क के अगर हम सड़क की तस्वीरें दिखाएं आपको, तो सड़क पर जो है आप देखिए कि लगातार भीड़ जो है वो बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गई है। इसके साथ साथ जो पैरामिलिट्री है और जो पुलिस है वो भी मौजूद है। अभी तो सुबह से यहाँ से जो अवैध कब्जा था, जो कबाड़ था, उसको हटाया जा रहा है, लेकिन उसके जो निशान है वो अभी भी हैं। ये आप देखिए कि यहाँ से लेकर अब इतनी चौड़ी रोड थी, लेकिन इस रोड के तकरीबन आप देख लीजिए इस आधे हिस्से को किस तरह से इंक्रोच करा गया था। ये सब आप देखिए, कूड़ा भी यहीं पर फेंका गया, कबाड़ वगैरह सब कुछ यहाँ पे फेंका गया। तो इंक्रोचमेंट की ये तस्वीर है जो जहांगीरपुरी में हम लोग को दिखाई दे रही है। और इसी इंक्रोचमेंट के ऊपर उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने सवाल उठाया था कि जिस तरह से जहांगीरपुरी में सड़क को बंधक बनाया जा रहा है, सड़क पर कब्जा करा जा रहा है। और ये जो यहाँ पर कब्जे के जो दृश्य हैं, ये ऐसा नहीं कि अभी से हैं, वर्षों से है ये यहाँ पर। ये आप देखिए तस्वीरों में कि किस तरह से जो इंक्रोचमेंट है उसको हटाया जा रहा है। ये आप देखिए कबाड़ का कूड़ा है और जो महिला है इसको यहाँ से हटा रही हैं। ये आप देखिए तस्वीरों में, ये आप देखिए सामने की तस्वीर है। यहाँ पर पूरा जो इनका कबाड़ था, कबाड़ी, यहाँ पे पूरी कबाड़ मंडी लगती थी यहाँ पे। ये आप देखिए कबाड़ी बाजार है ये, और यहाँ से आप देखिए इंक्रोचमेंट को हटाया जा रहा है नगर निगम के बुलडोजर के डर से। बहुत दिक्कत आती थी, अभी भी दिक्कत आती है। जैसे ही रोड चौड़ा है ना, ऐसे ही वो सामने वाला भी रोड ही वैसे ही था। लेकिन अब ये है कि सिर्फ वहाँ पे एक ही गाड़ी निकल सकती है, और उनका इतना वो है, खौफ है वहाँ पे कि अगर कोई बंदा गाड़ी वाला जाता है तो कोई बच्चा आगे आ जाए या कुछ भी हो जाए तो ये लोग मारने लगते हैं, बांग्लादेशी लोग। आप रात को 8 बजे नहीं जा सकते वहाँ पे, आपकी चैन स्नैचिंग कर लेंगे, मोबाइल छीन लेंगे, छोटे छोटे बच्चे पैसे छीन लेंगे आपके बांग्लादेशियों के। और अगर पुलिस वाले पकड़ के ले भी जाते हैं इनको, तो इनकी औरतें आती हैं। और यहाँ पे बीट है, कुशल होल के पास बीट है एक। मैंने भी कई बार 3-4 बार वहाँ पे देखा है कि मेरे सामने ही पुलिस वालों से छीन के ले गए अपने बच्चों को। लेडीज़ हैं, ये अपने बच्चों को लेडीज़ को कहा कर देते हैं। बांग्लादेशी यहाँ ना रहे, क्योंकि हम इनसे बहुत डर लगता है, क्योंकि हम बच्चे भी अकेले नहीं छोड़ सकते, घर में कहीं जा नहीं सकते हम। परिवार में कोई घटना हो जाए तो हम जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल इतना खौफ रहता है हमें हर समय, बहुत दिन में भी खौफ रहता है। अगर हम ड्यूटी चले जाते हैं तो बच्चे कैसे होंगे घर में, सेफ नहीं है मतलब बच्चे। इतना डर का माहौल बना रहता था। क्यों वहाँ पे जेब कतरे कैंची लगा के यहाँ पे जेब कर लेते, जेब काट लेते हैं, कानों की बालें छीन लेते हैं, ये चैने के गले छीन लेते हैं, औरतों के मोबाइल छीन लेते हैं। इतना अच्छा माहौल है। अब मैंने भी अपने बच्चे इसी स्कूल में डाले हैं इस बार, लेकिन मैं अगले साल उनको हटवा दूंगा यहाँ से, क्योंकि ये पढ़ाने लायक भी नहीं है यहाँ पे। जिस हिसाब से यहाँ के हालात हैं, पढ़ाने लायक नहीं है। अभी कुछ दिन पहले एक लेडीज़ का मर्डर हुआ था, वो आदर्श नगर में आई थी, वो मम्मी के घर पे आई थी वो घूमने के लिए। प्लस उसकी जब चैन छीनी गई तो चैन छीन नहीं पाए, उसने पकड़ लिया था उस व्यक्ति को। उसके बाद दूसरा साथी आया, उसके गले पे चाकू मारा उसने और अपने साथी को छुड़ा के भाग गया। पता लगा, फिर जब जांच पड़ताल हुई पता लगा था वो बंदा यहीं कहीं था। मेरे पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है ये स्कूल की इमारत है, और इसी स्कूल के इमारत के पीछे सरकारी स्कूल है ये। और इसी के जब हम लोग यहाँ पर पीछे वाली साइड पर देखेंगे तो यहाँ पर पूरा कबाड़ियों की यहाँ पर जैसे दुकानें वगैरह सब यहीं पर सड़क पर ही थी। अब आप देखिए तो तकरीबन 20 फीट की इस सड़क पे तकरीबन 20 फीट तक यहाँ पर कबाड़ियों ने अपना बसेरा बना रखा था। यहीं पर ही सारा कबाड़ जहांगीरपुरी सी ब्लॉक में यहाँ पर फैलाया जाता था। आज जब अवैध इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही थी तो सुबह से ही यहाँ से कबाड़ हटाने का सिलसिला शुरू हो गया था, और अब इस समय बस खाली उसके अवशेष बचे हैं। अब जो स्थानीय लोग हैं
वो कैमरे पर तो आके बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कैमरे के पीछे उनका ये आरोप है कि क्योंकि उनके पास जगह नहीं है, उनके पास जगह की कमी है, इसलिए वो सड़क पर अपना ये कबाड़ का काम वो लोग करते हैं। ऐसा जो यहाँ पर कबाड़ का काम करने वाले हैं उनका कहना है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या आप अपने व्यवसाय के लिए भारत के जो लोग हैं, जो जहांगीरपुरी के लोग हैं, उनका सड़क पर चलने के अधिकार को आप किस तरह से खत्म कर सकते हैं? अब हमारे देश के विपक्षी नेताओं ने इस पूरी कार्रवाई को भारत के अल्पसंख्यकों से जोड़ दिया है। आज कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है और उसमें इस कार्रवाई का विरोध किया है। बड़ा क्रिएटिव ट्वीट उन्होंने बनाया है। उन्होंने अपने इस ट्वीट में लिखा है कि ये डेमोलिशन यानी ये बुलडोजर भारत के संवैधानिक मूल्यों पर चलाया गया है। इसी में उन्होंने ये भी लिखा कि सरकार गरीबों और अल्पसंख्यकों को निशाना बना रही है। और ये भी बड़ी मजे की बात है कि ये ट्वीट राहुल गांधी ने दिल्ली में बैठकर नहीं किया। इस समय वो भारत से बाहर गए हुए हैं, विदेश में छुट्टियां मनाने के लिए गए हुए हैं और अपनी छुट्टियों के बीच उन्होंने ये ट्वीट करने का समय निकाला। ये भी देखिए बहुत बड़ी बात है कि वो छुट्टियां मनाने गए हैं और छुट्टियों के बीच में भी, अपने वेकेशन के बीच में भी वो भारत के अल्पसंख्यकों के बारे में विदेश में बैठकर सोच रहे हैं। उन्हें विदेशों में भी, जहां भी वो बैठे होंगे, बताकर नहीं गए कि छुट्टियां कहां मना रहे हैं, लेकिन जिस भी जगह पर वो अपनी वेकेशन मना रहे हैं वहां पर भी देखिए उन्हें जहांगीरपुरी के लोगों की चिंता सता रही है। एक जो असली नेता है वो ऐसा ही होना चाहिए। और उन्होंने जो ट्वीट किया है ये भी बड़ा क्रिएटिव ट्वीट है। देखिए उन्होंने, आपको पूरी स्क्रीन पर दिखाते हैं, बहुत दिमाग लगाकर ये ट्वीट उन्होंने किया है। एक तरफ भारत का संविधान उन्होंने दिखाया है और दूसरी तरफ बुलडोजर दिखाया है और वो ये कह रहे हैं कि ये जो बुलडोजर है ये असल में भारत के संविधान पर चल रहा है। तो बहुत ही क्रिएटिव और बहुत अच्छा ट्वीट राहुल गांधी ने अपनी छुट्टियों के दौरान विदेश से किया है, जिससे उनकी गंभीरता पता चलती है और जहांगीरपुरी के लोगों को भी आज ये बात बड़ी अच्छी लगी होगी। लेकिन इसके पीछे कौन है? आप भी तब से ये सोच रहे होंगे कि आज अदालत में इस पूरे मामले को लेकर गया कौन? कौन सी वो ताकत है, कौन सी वो पार्टी है, कौन से वो लोग हैं जो इतने शक्तिशाली हैं, जिनका इतना रसूख है कि वो 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और सुप्रीम कोर्ट 10:30 बजे ही सब काम छोड़कर उनकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाती है और तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने स्टे भी दे दिया। तो अब आपको बताते हैं कि इस पूरे डेमोलिशन को लेकर अदालत में गया कौन था और ये जो दुष्यंत दवे हैं ये किसके वकील थे, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो जो अदालत में गए हैं वो हैं अब से कुछ देर पहले AIM MIM के पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी दिल्ली के जहांगीरपुरी पहुंचे हैं। लेकिन पहले आपको वो तस्वीर दिखा देते हैं। ओवैसी साहब जहांगीरपुरी पहुंच गए मुसलमानों की राजनीति करने के लिए, क्योंकि वो मुसलमानों के सबसे बड़े नेता बनना चाहते हैं इस देश में और ये बिल्कुल सही मौका है। ये डेमोलिशन टूरिज्म है, इसको कह लीजिए, या दंगों का टूरिज्म है। वो जहांगीरपुरी पहुंचे हैं और हालांकि उन्हें उस इलाके में नहीं जाने दिया गया जहां से अवैध कब्जे हटाए गए हैं। ओवैसी ने भी अतिक्रमण के खिलाफ चले बुलडोजर को अल्पसंख्यकों से जोड़ दिया और उनका कहना था कि सरकार ऐसा करके देश में अल्पसंख्यकों का दमन कर रही है। जो सरासर जुल्म है, विजिलेंटी जस्टिस के मिसाल है जी। और बगैर नोटिस दिए इन लोगों को तोड़ना कंडेम करता हूं और सुप्रीम कोर्ट का टाइमली स्टेटस को है, वरना तो बर्बाद हो गया। अभी तो कितने दुकानों को तोड़ दिया आपने। सवाल ये पैदा होता है कि 6-7 साल से आपकी सरकार है, जब तक आपने क्यों नहीं तोड़ा? आपने वादा किया था रेगुलराइज करने का, तो आज वो खुद इन लोगों को कह रहे हैं कि बांग्लादेशी रोहिंग्या है। मैं इसका कंडेम करता हूं, ये गलत है। ये भारत की लोकतंत्र के लिए रूल ऑफ लॉ को कमजोर करता है। ये विजिलेंटी जस्टिस कर रही है बीजेपी सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटस क्वो का ऑर्डर दिया, लेकिन मुझे पता चला कि स्टेटस क्वो ऑर्डर के बावजूद भी यहाँ डेमोलिशन चल रहा था जी। इसलिए मैं स्वयं यहाँ आई। मेरी जिम्मेदारी है कि हम पदाधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पालन करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस है, स्वयं मैं पर्सनली आए बताने के लिए
हमारे यहाँ स्पेशल सीपी दीपक पाठक जी से बातचीत हुई और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि कोई भी अभी बुलडोजर नहीं चलेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर देश में ये गुंडई, ये लफंगई बंद करनी है तो इसका सबसे सरल और सबसे बढ़िया तरीका है बीजेपी के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चला दो। भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चला दो, लफंगों के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चल जाएगा अपने आप। जितना गुंडई हो रही है देश में, उसके हेडक्वार्टर पे अपने आप बुलडोजर चल जाएगा। आम आदमी पार्टी होती है कि दंगा होने का ऐसी तरीका है कि बीजेपी दफ्तर पर बुलडोजर चला। चलिए देखिए वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते और उन पर कितने लोग विश्वास करते हैं, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उनके ऊपर खड़ा होता है। जो राजनीति के लिए, सत्ता पाने के लिए आतंकवादियों के साथ समझौता करने पर चले जाएं, उनके घरों पर सोने चले जाएं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। जिस तरह से प्रशासन का जो रवैया है लगातार एक प्रकार से एक समुदाय विशेष को टारगेट बनाने की कोशिश हो रही है और ये बात छिपी हुई नहीं है, यह सार्वजनिक हो चुका है। कास्ट, कम्युनिटी और कनेक्शन नहीं, क्राइम और करतूत महत्वपूर्ण है और जो क्राइम और करतूत इस तरह की कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसमें कास्ट, कम्युनिटी और कनेक्शन कहां से आ जाता है? ये तो क्राइम और करतूत के खिलाफ कार्रवाई है। अब इस मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी और बड़ी बात यह है कि अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट केवल दिल्ली के मामले की सुनवाई नहीं करेगा कल, बल्कि पिछले कुछ दिनों में भारत में जहां जहां भी इस तरह से बुलडोजर चला है वहां के तमाम मामलों पर भी एक साथ उनको मिलाकर सुनवाई होगी। और इसके लिए जमीयत उलेमाए हिंद ने एक याचिका दायर की थी और कल इस पर भी सुनवाई की जाएगी। लेकिन इसके अलावा जो हम आपको बात बता रहे थे वो ये थी कि आज सुप्रीम कोर्ट में कौन गया। इस संस्था ने जहांगीरपुरी के मामले में भी कार्रवाई रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका आज दी थी और जमीयत उलेमाए हिंद ने अब से 3 घंटे पहले एक ट्वीट किया है और लिखा है कि उसकी अपील पर ही सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी की कार्रवाई को रोका है और इस संस्था ने यह भी ऐलान किया है कि वो जहांगीरपुरी में हुए दंगों के आरोपियों का केस भी लड़ेगी और उन्हें भी पूरी लीगल सहायता वो देगी। तो अब आप देख लीजिए कि इसमें जो मुस्लिम संस्थाएं हैं, जमीयत उलेमाए हिंद जैसी, वो भी अब मैदान में कूद पड़ी हैं और इस पूरे मामले को, जो कि अवैध कब्जे का मामला होना चाहिए था, इसे दंगों से जोड़ दिया गया, इसे हिंदू मुसलमान से जोड़ दिया गया और यह कह दिया गया कि अब मुसलमानों के घरों को तोड़ा जा रहा है। अब आप इंतजार करिएगा, कल से पश्चिमी मीडिया ये खबर छापने लगेगा कि भारत में मुसलमानों का दमन हो रहा है, मुसलमानों के घरों को तोड़ा जा रहा है, उनका जीना मुश्किल हो गया है। और उसके बाद फिर अमेरिका जैसे जो देश हैं वो मानव अधिकारों के उल्लंघन के आरोप लगाने लगेंगे, उनकी कमेटियां बैठ जाएंगी और उसके बाद भारत की बदनामी की जाएगी यहां पर। और ये कोई नहीं बताएगा कि इसमें हिंदुओं के मकान भी टूट रहे हैं, हिंदुओं की दुकानें भी टूट रही हैं, ये कोई नहीं बताएगा। और ये भी कोई नहीं बताएगा कि जो चीज अवैध रूप से बनाई गई है उसे एक ना एक दिन तो टूटना ही है, क्योंकि वो अवैध है और अवैध चीज को तोड़ना अवैध कैसे हो सकता है, ये तो वैध है। तो अब ये राजनीति का एक बहुत बड़ा विषय बन गया है और आप सब के बीच में भी, चाहे आप किसी भी शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, किसी भी राज्य में रहते हैं, आज दिन भर इसी के बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं, इसी के बारे में लोग बात कर रहे हैं और इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हमारे देश के लिए साबित होगा। और अगर इसी तरीके से जितने अवैध कब्जे हैं अगर सरकारों ने उसे हटाना शुरू कर दिया तो इस देश की हालत सुधर जाएगी। तो आपको साफ सुथरी सड़कें दिखाई देने लगेंगी, आपको चारों तरफ सफाई दिखाई देगी, बच्चे अपने स्कूल जा पाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि कैसे बच्चों के स्कूलों पर भी अवैध कब्जे हो गए थे और कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। तो आज पूरे दिन इसके बारे में ये बुलडोजर ट्रेंड करता रहा और जो जेसीबी है, जो जेसीबी की मशीन जो चल रही थी, ये जेसीबी आज ट्रेंड कर रहा था। भारत में जेसीबी को लोग बुलडोजर समझते हैं, लेकिन जेसीबी बुलडोजर नहीं है, बल्कि जेसीबी एक कंपनी का नाम है जो इस तरह के बुलडोजर्स को बनाती है। ये इंग्लैंड की एक बहुत मशहूर कंपनी है जिसका पूरा नाम है जोसेफ सिरिल बैमफोर्ड, इसलिए इसे जेसीबी कहा जाता है।
बैमफोर्ड वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 1945 में इस कंपनी की स्थापना की थी। और यहां एक और दिलचस्प जानकारी यह है कि कल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 2 दिन के दौरे पर भारत आ रहे हैं। और ये जो जेसीबी मशीन है ये उन्हीं के देश में बनती है, ये वहीं की कंपनी है। और इस दौरान कल वो गुजरात के पंचमहाल में जेसीबी के ही एक प्लांट में जाने वाले हैं जहां यही बुलडोजर बनाए जाते हैं। यानी इसी बुलडोजर की फैक्ट्री में जहां जेसीबी की मशीनें ये बनती हैं, वहां पर कल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जाएंगे। तो ये जो पिछले हाल के 1 हफ्ता 10 दिन रहे हैं, अगर एक शब्द हमारे देश के लोगों के जहन में आता है इसे लेकर, वो है बुलडोजर। और बुलडोजर अब एक ऐसा शब्द बन गया है जो बहुत सारी चीजों का संकेत देता है। ये एक सांकेतिक तस्वीर बन गई है। जहां जहां अपराधी आ रहे हैं, जहां जहां आतंकवादी आ रहे हैं, जहां जहां दंगे फैल रहे हैं, जहां जहां एंटी सोशल एक्टिविटीज हो रही हैं, वहां वहां पर बुलडोजर चल रहा है। इसलिए जो बुलडोजर है वो हो सकता है अब हमारे देश के लोगों की जुबान पर चढ़ जाए। और बुलडोजर एक तरीके का, आप ऐसा समझ लीजिए कि एक सांकेतिक एक तस्वीर हो जाएगी बुलडोजर की। और अब भारत की राजनीति में बार बार बुलडोजर का नाम जरूर लिया जाएगा। एक ब्रेक ले रहे हैं यहां पर। ब्रेक के बाद हम आपको वो सबूत दिखाएंगे जिससे ये साबित हो गया है कि पाकिस्तान की सेना ही भारत में आतंकवादियों को भेजती है और उन्हें फंडिंग भी करती है। और जो आज सबूत हम आपको दिखाने वाले हैं उससे आपको यह पता चलेगा पाकिस्तानी सेना का एक मेजर है जिसने कुछ आतंकवादियों को यहां सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए भेजा। और इन आतंकवादियों को जब पकड़ा गया तो उन्होंने कहा कि यह वही मेजर है जो विंग कमांडर अभिनंदन के साथ भी उस समय विंग कमांडर थे। जब उन्हें पाकिस्तान में पकड़ा गया था, ये मेजर उस समय भी विंग कमांडर के साथ जो तस्वीर थी उस समय ये दिखाई दे रहा है। इसके बारे में आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। अब हम आपको पाकिस्तान की सेना के खिलाफ एक बहुत बड़ा सबूत दिखाने वाले हैं जिससे पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर यह साबित हो जाएगा कि पाकिस्तानी सेना के अफसर आतंकवादियों को ट्रेनिंग देकर भारत भेजते हैं। हाल ही में कुछ आतंकवादी भारत में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट करने की योजना बना रहे थे, लेकिन जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो पता चला कि उन्हें ट्रेनिंग देने वाला पाकिस्तानी सेना का वही मेजर था जिसने 2019 में ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को पकड़ा था। और उस समय उसकी तस्वीर भी विंग कमांडर वर्धमान के साथ आई थी। इस तस्वीर में अभिनंदन वर्धमान के साथ आप उसी पाकिस्तानी सेना के मेजर को देख सकते हैं। इसका नाम है मेजर हमजा। इससे यह साबित हो जाता है कि आतंकवादियों का रिमोट कंट्रोल असल में पाकिस्तान की सेना के पास है और पाकिस्तान की सेना ही भारत में आतंकवादियों को भेज रही है और उन्हें पैसा भी दे रही है। ये जो मेजर हमजा है, इसे बाकायदा उन्हीं आतंकवादियों ने पहचाना है कि यही मेजर था जिसने हमें ट्रेनिंग दी थी। 14 सितंबर 2021 को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भारत के अलग अलग शहरों से कुल 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था। और तब यह बताया गया कि ये आतंकवादी भारत में 1993 के मुंबई बम धमाकों की तर्ज पर एक बार फिर से सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट करना चाहते हैं। इस मामले में स्पेशल सेल ने, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फरवरी महीने में दिल्ली की एक अदालत में एक चार्जशीट दाखिल की और अब कोर्ट ने इस चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है। आज ये चार्जशीट हमारे हाथ लग गई है। आज ये चार्जशीट मैं अपने साथ लेकर आया हूं और इस चार्जशीट में 2 आतंकवादियों को लेकर बहुत चौंकाने वाली बातें बताई गई हैं। इस चार्जशीट में लिखा है, इनमें एक आतंकवादी का नाम है जीशान कमर जिसकी उम्र है 28 साल और ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का रहने वाला है। जबकि दूसरे आतंकवादी का नाम है उसामा उर्फ सामी जो दिल्ली के जामिया नगर में रहता है। अब देखिए, सब यंग लोग हैं। 22 साल का है ये। 22 साल का जो युवा है उसे क्या करना चाहिए? स्पेशल सेल के मुताबिक ये दोनों लोग पिछले साल पाकिस्तान में आतंकवाद की ट्रेनिंग लेने के लिए गए थे और इस दौरान इन्हें पाकिस्तान के सिंध प्रांत के थट्टा और कराची के एक कैंप में रखा गया और इस कैंप की कमान पाकिस्तानी सेना के उसी मेजर के पास थी। इन आतंकवादियों ने खुद अभिनंदन वर्धमान के साथ उस मेजर की तस्वीर को देखकर उसकी पहचान की है। इसके अलावा इसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का भी हाथ होने का जिक्र किया गया है। इसके मुताबिक ISI के हैंडलर जिसका नाम मंसूर है,
उसने भारत के अलग अलग शहरों के कुछ लड़कों को जिहाद के नाम पर भड़काया और फिर उन्हें ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान आने के लिए कहा। इसके लिए मंसूर नाम के इस व्यक्ति ने पहले दुबई में रहने वाले एक व्यक्ति से संपर्क किया। फिर इस व्यक्ति ने आतंकवादी जीशान कमर को यह कहा कि अगर वो भारत में बम धमाके करता है तो यही असली जिहाद होगा। बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का रहने वाला जीशान पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीए है, पढ़ा लिखा है और 2020 में लॉकडाउन से पहले वो दुबई में ही रहता था। लेकिन कोविड के दौरान ये भारत आया और फिर ये आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो गया, इसका ब्रेन वॉश हो गया। इसके अलावा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने इसे भारत में हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम दिया। इसके लिए इसने 1999 में आई एक फिल्म सरफरोश को 5 बार देखा। असल में इस फिल्म में यह दिखाया गया था कि कैसे भारत में ही रहने वाले कुछ लोग मिर्ची का कारोबार इसलिए करते हैं ताकि वो मिर्ची में हथियार छिपाकर आतंकवादियों तक पहुंचा सकें। और इस आतंकवादी ने भी यही किया। इसने खजूर का व्यापार शुरू किया और फिर खजूर के बीच हथियारों को छिपाकर इसने स्मगल करने की कोशिश की। ये हथियार और विस्फोटक पहले ड्रोन्स के जरिए पाकिस्तान से भारत के पंजाब राज्य में पहुंचाए गए। इसके बाद इन हथियारों को पंजाब से लखनऊ और फिर लखनऊ से प्रयागराज पहुंचाया गया और प्रयागराज से ये हथियार इन आतंकवादियों तक पहुंचने थे। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे पाकिस्तान की सेना और उसकी खुफिया एजेंसी ISI भारत में आतंकवादियों को कंट्रोल कर रही है। और अब आखिर में हम आपका परिचय भारत की मिसाइल शक्ति से करवाएंगे। आजकल चारों तरफ युद्ध की चर्चा है। रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है और पूरी दुनिया हथियारों की बात कर रही है। किसके पास कैसे हथियार हैं, रशिया की सेना कितनी शक्तिशाली है, अमेरिका की सेना कितनी शक्तिशाली है, उनके पास कौन कौन सी मिसाइल्स हैं। ऐसे में बहुत जरूरी हो गया है कि भारत जैसे देश रक्षा के रूप में पूरी तरह से तैयार हो। रक्षा के लिहाज से भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने सफलता का एक और पड़ाव पार कर लिया है। 19 अप्रैल यानी कल भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल के 2 अलग अलग वर्जन्स का सफल परीक्षण किया गया। इनमें से एक मिसाइल का परीक्षण चेन्नई में भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS दिल्ली से किया गया और दूसरी मिसाइल लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI से लॉन्च की गई। ये दोनों अलग अलग तरह की मिसाइल्स हैं। पहली मिसाइल को C2C मिसाइल कहा जाता है, यानी समुद्र से समुद्र में मार करने वाली, यानी ऐसी मिसाइल जो समुद्र से समुद्र में ही हमला करती है। और दूसरी मिसाइल को एयर टू सरफेस मिसाइल कहते हैं। इसमें मिसाइल हवा से समुद्र या जमीन की सतह पर मौजूद लक्ष्य को नष्ट करती है। ब्रह्मोस मिसाइल आत्मनिर्भर भारत की ताकत को दिखाती है और इसे एक रक्षा कंपनी ब्रह्मोस एरोस्पेस ने विकसित किया है। ये जो ब्रह्मोस एरोस्पेस है, इसमें भारत सरकार के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO और रशिया दोनों पार्टनर हैं। दोनों ने मिलकर इस कंपनी को बनाया है और ये जो मिसाइल है, ये भारत और रशिया ने मिलकर इस मिसाइल को भारत में ही विकसित किया है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे जमीन और हवा दोनों जगहों से दुश्मन पर दागा जा सकता है। इसके अलावा इसे समुद्र तल और समुद्र के अंदर से भी लॉन्च किया जा सकता है, यानी यह मिसाइल सबमरीन से भी लॉन्च हो सकती है। इसे युद्धपोत और समुद्री जहाज से भी दागा जा सकता है और यह लड़ाकू विमान और जमीन से भी लॉन्च हो सकती है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि जब किसी मिसाइल को जमीन से हवा में और हवा से जमीन पर दागा जाता है तो अंतर क्या होता है। तो ये मिसाइल्स टारगेट को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती हैं। जैसे जो मिसाइल हवा से लॉन्च होती है उनका वजन कम होता है क्योंकि इस दौरान ये मिसाइल्स किसी लड़ाकू विमान से लॉन्च की जाती हैं और इन्हें लड़ाकू विमानों में फिट किया जाता है। अभी हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कैसे सुखोई विमान में इसे फिट किया गया है और इस दौरान इनकी जो रेंज है और इनकी स्पीड है वो भी अलग अलग होती है। एयर टू सरफेस मिसाइल का इस्तेमाल तब होता है जब किसी दुर्गम और अंदर के इलाके में किसी टारगेट को नष्ट करना होता है। देखिए ये वो तस्वीर है
जिसमें हमारे सुखोई विमान से इस मिसाइल को लॉन्च किया गया है। जो मिसाइल्स सतह से सतह पर मार करती हैं उनका वजन ज्यादा होता है और ये मिसाइल्स ज्यादा विनाशकारी भी होती हैं। इसी तरह के मिसाइल्स को मिलिट्री ट्रक्स पर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। भारत अब तक ब्रह्मोस मिसाइल के सभी वर्जन्स का सफल परीक्षण कर चुका है, यानी हमारी तीनों सेनाएं इस मिसाइल का इस्तेमाल अब कभी भी कर सकती हैं। बड़ी बात यह है कि मिसाइल जमीन और समुद्र की सतह से काफी करीब उड़ती है, बहुत नीचे उड़ती है, जिससे दुश्मन के रेडार इसका पता नहीं लगा पाते। इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल सतह से 10 मीटर से लेकर 14,000 मीटर की ऊंचाई तक के लक्ष्यों को भेद सकती है। इसकी लंबाई आमतौर पर 8 से 9 मीटर यानी 26 से 30 फीट तक होती है। इसके कुछ ऐसे वेरिएंट भी हैं जिनकी लंबाई 42 फीट तक भी होती है। एक ब्रह्मोस मिसाइल की औसतन स्पीड लगभग 3,500 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और एक ब्रह्मोस मिसाइल को बनाने का खर्च करीब 40 करोड़ रुपए के आसपास होता है, यानी एक मिसाइल 40 करोड़ के आसपास की है। ब्रह्मोस मिसाइल का जो एडवांस्ड वर्जन है उसकी रेंज 350 किलोमीटर मानी जाती है, यानी बलूचिस्तान और सिंध के कुछ इलाकों को छोड़कर बाकी के पाकिस्तान के जितने भी इलाके हैं वो इस मिसाइल की रेंज में आते हैं। और अब आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि मशहूर उपन्यास ड्रैकुला के लेखक कौन थे। आप रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 1926 में आज ही के दिन वार्नर ब्रदर्स और वेस्टर्न इलेक्ट्रिक ने वीटाफोन नाम की तकनीक दुनिया के सामने रखी थी। इस तकनीक के जरिए साइलेंट फिल्म्स में आवाज का प्रयोग संभव हो पाया था और उस दौर में साउंड ट्रैक को सीधे फिल्म्स पर रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता था। तब इस तकनीक के जरिए साउंड ट्रैक को अलग से रिकॉर्ड करके फिल्म के प्रोजेक्शन के दौरान वीडियो के साथ ही प्ले किया जाता था और ऐसी साउंड फिल्म्स जिनमें सिंक्रोनाइज्ड डायलॉग्स का इस्तेमाल हुआ उन्हें टॉकिंग पिक्चर्स या टॉकीज भी कहा जाता था। मशहूर नॉवल ड्रैकुला की रचना करने वाले लेखक ब्रैम स्टोकर का निधन वर्ष 1912 में आज ही के दिन हुआ था। ड्रैकुला नाम के इस डरावने काल्पनिक किरदार पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं और अपने प्रकाशन से पहले तक ब्रैम स्टोकर ने अपने इस नॉवल का नाम दी अनडेड रखा था और ऐन मौके पर यह नाम बदल दिया गया और ये कदम बिल्कुल सही साबित हुआ क्योंकि ये नाम पूरी दुनिया में इसके बाद ये किरदार मशहूर होता चला गया। वर्ष 1889 में आज ही के दिन दुनिया के सबसे बड़े तानाशाहों में से एक एडोल्फ हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। हिटलर को इतिहास के सबसे क्रूर शासकों में गिना जाता है। वो वर्ष 1933 में जर्मनी का चांसलर बना और सत्ता में आने के बाद उसने लगभग 60 लाख यहूदियों का नरसंहार करवाया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत के लिए भी हिटलर को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार तय होने के बाद 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने आत्महत्या कर ली थी और उसके एक सप्ताह के बाद जर्मनी ने 8 मई 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया था। और फ्रांस के फिजिशियन फिलिप पेनेल का जन्म वर्ष 1745 में आज ही के दिन हुआ था। मेंटल डिसऑर्डर्स किस तरह के होते हैं और उनका इलाज किस तरह होगा, इसकी जानकारी फिलिप पेनेल ने ही दुनिया को दी थी। वर्ष 1809 में उन्होंने स्किज़ोफ्रेनिया नामक एक मानसिक बीमारी के बारे में दुनिया को पहली बार बताया था। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।